दोपहर के 2 बज चुके और मेरा इस घर में आखिरी दिन है। मैं इतनी आसानी से बात कह जाऊंगा मैंने सोचा भी नहीं था। और उम्र के इस दौर में आकर मुझे मौका मिल ही गया कि अब मैं इस घर को छोड़ सकता हूं। पर क्या यह घर की चीजें, ये सब कुछ मुझे खुद से अलग होने देंगे? हाँ, मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे हैं कि ये नाटक एक नाटक की तरह शुरू क्यों नहीं हुआ। एक ऐसी अजीब शुरुआत है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप इस नाटक के सफर में शामिल हो चुके हैं। मध्यांतर। वैसे नाटक कोई सफर नहीं, ये तो सफर और मंदिर के बीच मिला कोई ठिकाना जहां से आप निकलना ही नहीं चाहते। या फिर मान लीजिए आप कोई फिल्म देखने गए हों और इंटरवल में कैंटीन में अपनी प्रेमिका के साथ बाहर ही रुक जाना, या फिर ऐसा जैसे किसी जरूरी खत के जवाब का इंतजार करते जाना। खत से याद आया, अगर इस हफ्ते में एक घर छोड़ने का नोटिस नहीं आया होता तो शायद अब तक जैसा चलता आया था वैसा ही चलता रहता। मैं एक सरकारी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर था। मेरी किस्मत काफी अच्छी रही कि मेरे रिटायरमेंट तक ये सरकारी जगह अर्ध सरकारी नहीं हुई। और ये जो घर आप देख रहे हैं ये भी मुझे उसी सरकार से मिला है जिसे अब लौटाने का समय आ चुका है। लेकिन कुछ चीजें आपका कभी पीछा नहीं छोड़ती। पिछले 1 साल से नोटिस मुझे हर महीने आता है, जिसे मैं हर बार नजरअंदाज कर देता, लेकिन अब और इस घर में रहा नहीं जाता। अब तक मैं अपनी जिंदगी के एक चक्कर में पड़ गया जहां हर रोज दोपहर की 2 बजे की इस घंटी के साथ मैं उस पेटी में रखे खत समाप्त कर रहा था। लेकिन अब ये सिलसिला भी खत्म हुआ और मैं इस राह से कहीं दूर जा रहा हूं। और जाने से पहले मेरे साथ हुई सारी त्रासदी को एक खत में लिखकर आशा को देना चाहता हूं। आशा मेरी धर्मपत्नी। वैसे अगर इस सृष्टि में चांद और सूरज एक दूसरे से कहीं मिलते होंगे तो जरूर इसी वक्त मिलते होंगे, यानी इसी दोपहर के 2 बजे। ऐसा सिर्फ नहीं, दार्शनिक दृष्टि से भी इसके कई लाभ है। जैसे 90% लोग इस समय एक गहरी नींद में जाना पसंद करते हैं, और अगर देखा जाए तो दुनिया के सभी लोगों ने अपने इस समय को अपने अपने अनुसार ढाल रखा। जैसे मेरी माँ इस समय को भजन लिखने और भजन गाने में इस्तेमाल किया करती थी, और मेरे बाबूजी को तो ये वक्त अपने साथ बहुत बाद में देखने को मिला, क्योंकि कुछ वक्त तक उनके खुद के जीवन का हक उनके पेट्रोल टैंक के मालिक सेठ बीनू पटेल के हाथ में था। तो पिताजी अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त रहते कि कब घर आते और कब चले जाते पता ही नहीं चलता। फिर एक रोज उनके सेठ ने वो पेट्रोल पंप बंद कर दिया और शराब का खाता खोल लिया। अब बाबूजी वहां तो काम क्या ही करते, तो फिर वो कुछ दिनों तक किसी तरह कोई दूसरा काम खोजते रहे और ठीक इसी वक्त, यानी इसी 2 बजे के वक्त अपनी सेलों की सफेद कलर की कुर्सी पर बैठकर शाम होने का इंतजार किया करते। और न जाने सामने उस बंजर आंगन में क्या देखते थे। कुछ सालों बाद उनकी वो कुर्सी पीली पड़ गई और बाबूजी की अर्थी उसी बंजर आंगन में बनाई गई थी। खैर, बाबूजी और मुझ में एक बात जरूर सामान्य थी कि हमें लगता था कि दिल की बातें कहने से इंसान छोटा हो जाता है। इसीलिए मैंने भी अपने दिल की बात और अपने जीवन के इस समय अपनी आशा के लिए छोड़ रखा, और शायद इसीलिए वक्त चुना यही 2 बजे का वक्त। लेकिन कितना एरोप्लेन्स बनाओगे? थोड़े से। मैं देखो, ये आपका, ये पापा का और ये मेरा। मेरे
आज फिर देर कर दी है। देखो 2 बज चुके और खत पढ़ने का वक्त हो गया है, लेकिन अब क्या करूं मैं? रोज ही देर कर देते हो तुम। देखो क्या करे, काम ही ऐसा है। पर तुम ऐसे नाराज मत रहो। अच्छा, तुम्हारी नाराजगी दूर करने का एक बहुत अच्छा उपाय है मेरे पास। अच्छा, कैसा उपाय है? अब उपाय ये है कि आज का पहला खत तुम्हारी पसंद का हो, ठीक है? ठीक है। ये हुई ना बात। हाँ। हमारी आशा के लिए खत पढ़ते हैं। तो ये देखो, हाँ ये है भाई, ये है 19/6/2000, 273 विभाग नगर देवास से। और ये जाएगा 137 अन्नपूर्णा टेम्पल के पीछे हुआ। इसको पढ़े क्या ये? नहीं नहीं, ये मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, कुछ और देखो। ठीक है भाई, दूसरा देख लेते हैं। अरे बहुत खत है आशा जी हमारे पास। हाँ ये देखो, ये है 20/5/2003, 159 सुहाग नगर सुहागपुर से। और ये जाएगा 28 निरंजनपुर पतली गली छोटा मकान इंदौर। ये थोड़ा अच्छा लगता है। अरे नहीं नहीं, ये भी नहीं। देखो तुमने कहा है ना कि आज मेरी पसंद का हम पढ़ेंगे, तो मेरे लिए एक बार और देखो। ठीक है, देखो अब तुम्हारा कहा कैसे डाले। हाँ ये जरूर पसंद आया। ये है 15 सितंबर 2003, 42 सेक्टर ए बड़े झूले के सामने वाला मकान पोषण बना। और ये ट्रांसफर होगा, हाँ 545 गली नंबर 5 बड़े गुलमोहर के पेड़ वाला मकान पाटीपुरा इंदौर। बड़े गुलमोहर का पेड़ याद है आशा? पहली बार जब हम मिले थे तो गुलमोहर के पेड़ के नीचे ही तो मिले थे। लाल लाल गुलमोहर के फूल और छोटी छोटी हरी हरी पत्तियों से आती धूप तुम्हारे चेहरे पर गिर रही, और मैं और तुम एक दूसरे को देख रहे थे। और वो 25 लोग भी जो लड़का है लेकिन मुझे देखने आए थे। और तुम्हारा पहला सवाल था कि क्या? मुझे अच्छे से याद है। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या आप ये बात जानते हैं कि मेरी उम्र आपसे ज्यादा है? हाँ जी, मैं जानता हूँ। तो फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि आपसे पहले कई मर्दों को मैंने खुद में बना दिया था। जी नहीं, ये जानकारी मुझे जानने की इच्छा नहीं। क्यों? क्या ये बात आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या आपके लिए मायने रखता है कि मैंने 10वीं कितनी बार में पास की थी? जी नहीं। तो फिर मुझे क्यों होगा? अच्छा, बाहर मेरे परिवार के लोगों को आपका परिचय देना होगा, तब क्या कहेंगे? वही बात है जो मैं जानता हूँ। जैसे कि मेरा नाम गजपाल तिवारी है, मैंने हिंदी विषय में बीए किया हुआ है, और बाबूजी गुजर गए हैं, और माँ सलमा जैसी ही है जो अपने नाकारा बेटे को साकारा साबित किया करती है। उन्हीं की इच्छा से मैं पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर बन पाया हूँ। भाई बड़ा लंबा चला था वो परिचय सब। अंत में जब मुझे लग रहा था कि तुम्हारे पास से भी निराशा ही हाथ लगेगी, तब तुमने जो कहा था उससे मैं और तुम एक दूसरे के हो सके। मैं अपने जीवन के चुनाव खुद लेना पसंद करती हूँ, और शायद यही वजह रही है कि अब तक मेरी शादी न हो सकी। पर गजपाल जी से मिलने के बाद मुझे समझ आया है कि मैं इनके साथ एक स्वतंत्र और चुनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकूँ। वैसे ये केवल मेरा दृष्टिकोण है, बाकी आप बड़े लोग जो सही समझे, है ना? हाँ, शुरुआत में जो चीजें जितनी सरल दिख रही थी वो ऐसा कठिन रूप ले लेगी, मैंने कभी नहीं सोचा। बहरहाल जब कभी गुलमोहर के पेड़ की बात होती तो मुझे वो दिन बड़े याद आते हैं। अरे यादों के झरोखों से निकलिए जनाब, और आंसू खत पढ़िए। खत तो नहीं गया, खत पढ़ते हैं भाई, क्या लिखा है इसमें? हाँ वाह, लिखा है, मैं हर बार खत की शुरुआत करने से पहले कई बार सोचता हूँ कि तुम्हें क्या कहकर पढ़ूं, इसलिए मैं ये जगह खाली छोड़ रहा हूँ। जानवी, जानवी, क्या मुझे दूसरा मौका मिल सकता है? हाँ मैं जानता हूँ तुम यही सोच रही हो कि जो लड़का मेरे साथ शहर के बाहर एक छोटी सी जगह में घर बनाने की बात किया करता था, वो एक दिन गायब हो जाएगा। मैं उस वक्त भागा नहीं था। ऐसा कहकर मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा
मैं आज सच कहूंगा, और सच ये है कि हाँ, मैं डर गया था। मैं आज तक इतना मजबूत नहीं बन पाया हूं कि कोई भी फैसला बिना डरे ले सकूं। और तुम्हारी शादी रोकना मेरे जीवन का वही अजीब और उलझा हुआ फैसला बन गया था। जब सवालों के जवाब नहीं मिलते ना, तो एक वक्त बाद उनसे दूर भागने को मन चाहता है। हाँ, मैंने भी यही किया, क्योंकि जिस घर में हम रहना चाहते थे वहां हम में से कोई एक नहीं रह सकता। जानवी, उस घर को, अपने जीवन को तुम्हारे बिना देखने पर सिर्फ तुम्हारे साथ झेल में दृश्य नजर आते हैं। जैसे कॉलेज से साइकिल पर घर लौटा, और याद है तुम्हें, तुम्हारी गली के कोने पे अपने कदमों के पास गुलमोहर के बिखरे फूल देखा। वो सब कितना धुंधला सा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे उसे कभी हमने जिया ही ना हो। क्या तब का कोई संवाद तुम्हें याद है जानवी? क्या हम सच्चाई से चेहरा नहीं मोड़ सकते? हम खुद को पहचानने से इनकार कर सकते हैं? मुझे तो सिर्फ इस बात का दुख है कि मेरी शादी होने के बाद कोई दूसरा अपनी गर्दन झुकाकर रेखाएं टटोलेगा। एक उम्र के बाद सब अपनी रेखाएं टटोलते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती। तो क्या आप विदा लेंगे? जानती, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? हाँ। क्या तुम मुझसे दोबारा मिलने का वादा कर सकते हो? हाँ, मैं जानता हूँ तुम मांगलिक हो, पर क्या तुम इसे एक पल के लिए झूठ कह सकती थी? नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं हो सका। कुछ सालों बाद मैंने भी शहर छोड़ दिया और आम लोगों की तरह सोच लिया कि बस एक लड़की ही तो थी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। जब जब गुलमोहर के पीछे खड़ा रहूंगा, तुम्हारी याद ही तो आएगी ना। पर ऐसा कुछ नहीं हो सका, और कुछ सालों बाद मेरी भी शादी हो गई। जैसा घर हमने सोचा था, उससे बिल्कुल अलग एक घर में हम रहने लगे थे। फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि जितना प्यार मैं तुमसे करता था, अब और किसी से नहीं कर सकता। जानवी, ये बताने के बाद मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं, जहां मेरे पास अब कोई डर नहीं है, जहां ना कोई धर्म है, ना सड़कें हैं, ना मंजिल है, ना रेखाएं हैं, जहां ना मेरे बहाने हैं, जहां ना तुम मांगलिक हो, जहां मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बस वहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जानवी, मैं लौट आया हूं और उसी गुलमोहर के नीचे खड़ा हूं जहां अब हमारी जगह कोई खड़ा नहीं रहेगा। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया हो, तो अगले हफ्ते बुधवार को मैं उसी गुलमोहर के नीचे इंतजार करूंगा। शायद तुम आओगी, और हो सकता है तुम नहीं आओ। फिर किसी दूसरे बुधवार को इंतजार करता वहीं मिल जाऊंगा। तुम जिस दिन भी आओगी, तो शुरुआत में खाली जगह की पूर्ति हो जाएगी। प्रवीण, तुम्हारे इंतजार में। आशा,
तुम्हें इंतजार ही क्यों पसंद आते हैं? क्या बिना इंतजार के किसी कहानी का अंत नहीं हो सकता? देखो, मैंने जीवन में पेशा भी ऐसा चुना जहाँ वो जवाब का इंतजार है। ये पोस्ट मास्टर का काम मेरा पेशा बन जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे जैसे मैं इस काम को कर रहा था, मेरे लिए इसके मायने बदल गए। एक पोस्ट मास्टर पुल के बीच खड़े एक मुसाफिर की तरह होता है, जो एक तरफ से दूसरी तरफ संदेश पहुंचाने का माध्यम बनता है। अच्छा, और अगर वो मुसाफिर पुल के बीच में ही रुक जाए तो? जैसे कि मैं और तुम, हम जीवन के इस पुल पर ठीक बीच में खड़े हुए, जहाँ से ना कोई आवाज दी जाती है और ना ही कोई दिखाई देता। दरअसल जब हमारी शादी हुई तब जाकर मुझे पता लगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नाम की भी कोई चीज होती है। आशा पर अपनी जिंदगी को ठीक ठाक नहीं बल्कि बेहतर और बेहतर देखने का अनोखा जुनून सवार था। उसका मानना था कि किसी भी चीज को करने से पहले उसकी एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए। और एक यही वजह थी जिस कारण हमारा पहला बच्चा शादी के 5 साल बाद हुआ। लेकिन आशा को अपने बेटे के जीवन में कोई कमी नहीं चाहिए थी। सच कहूं तो आशा के बड़े महंगे विचार थे, जिनको पूरा करने के लिए मैं लगातार काम कर रहा था और मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं अपने बाबूजी की तरह बन रहा हूं। फिर मैंने भी अपने काम में वो हर कोशिश की जिससे हमारी जिंदगी वैसी हो जाए जैसी आशा चाहती थी, मगर वो कहते हैं ना कि चांद हर शहर सूरज निकलने से ना बुझा तो इस गांव में बिजली के आ जाने से। फिर मेरे साथ काम करने वाले कर्मचारियों के साथ भी यही हुआ। उनके घरों को भी इस आग ने ध्वस्त कर दिया और फिर इसी तरह आधुनिकता बढ़ती गई और खत कम होने लगे। खतों की कमी के कारण हम सभी पोस्ट मास्टर एक जगह इकट्ठा होकर चर्चा किया करते कि आगे आखिर करना क्या है। और एक बार चर्चा का विषय था भविष्य की परिवार चलन प्रक्रिया और आधुनिक साधनों से संस्कारों पर हानि। हम सभी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, जहां पर अधिकांश समय बाबूलाल जी हमें डराते हुए बताते कि अच्छा सुनो, चाय चढ़ा देना बस आने में ही। अरे आइए बैठिए। नमस्ते यशपाल जी। यार बड़ी खुशी हुई हमें। अरे भाई आशा, बाबूलाल जी आ गए हैं, चाय पानी हो तो ले आओ। पानी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? गर्मी बस थोड़ी ज्यादा है आज यशपाल। मौसम पर क्या? वैसे यशपाल जी, हाँ आपका घर बहुत बढ़िया है। सर कहाँ कर दिया होगा ऐसा है। लीजिए चाय लीजिए, बड़ी अच्छा चाय बनाती है। बाबूलाल जी, आप तो दफ्तर में कुछ बता रहे थे, गंभीर बात है। तुमसे क्या बताएं यशपाल, ये आधुनिकता, विकास, बदलाव ने हमारे विभाग को भी शिकार बना लिया है। अब ये वक्त जैसे जैसे बीत रहा है, हमारे झोले में भी खत खत्म होने लग गए हैं। भाई ये दौर तो हम सभी पोस्ट मास्टर के लिए बेहद ही निराशाजनक है। सही बोल रहे हैं बाबूलाल जी आप। अरे लोगों ने विज्ञान के साथ अपने आप को इस तरह मोड़ लिया है कि वो खत लिखना ही बंद कर रहे हैं। इस प्रकार के यंत्र आ गए हैं, संदेश एक झटके से दूसरी जगह पहुंच जाता है। और गला बोल पत्रा पत्री के चक्कर में पड़ेगा। नहीं, हमारे देश की तो यही विडंबना रही है। वैसे तो बदलाव होता नहीं है, पर जब कभी होता है तो उसमें बहुत से विभागों को चलना ही पड़ता है। और नहीं तो जब से समाज में ये मोबाइल फोन आया है, तब से हमारा तो काम ही खत्म हो गया। टेलीफोन, टेलीग्राम सब खत्म होने की कगार है। ये सही बात बोली आप। मेरी मानो तो केवल एक चारा बचता है, हमारे बुढ़ापे और हमारे बच्चों के लिए कुछ बेहतर करके जाने का। वो क्या? वो है पेंशन। सरकार ने जो हर महीने हमसे कीमत ली है, उसे वापस वसूल करना मत भूलना।
वो पैसा ही काम आएगा हमारी मौत के वक्त कफन मनाने के लिए। और तो और सरकार अब बहुत जल्द ही इस कानून में बदलाव भी करने वाली है। इसलिए बाबूलाल जी हम साफ साफ क्यों नहीं कहते? उनसे बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है, लेकिन अब सरकार सरकारी कार्यालय में लोगों की छटनी भी करने लग गई है। जिस भी विभाग में वर्कलोड कम होगा उसे सरकार अर्ध सरकारी घोषित कर देगी, जिसके तहत हो सकता है आपकी पेंशन या आपको भी निष्कासित कर दिया जाएगा। यह बात हम सभी पर मृत्यु बाण की तरह लगी, जिससे हम सब की स्थिति बिगड़ गई थी। मेरे सामने मेरा परिवार, आशा के सपने और बेहतर जिंदगी सब कुछ नाश में लगा। वो समय अजीब सा बुखार लगा रहता, मेरे हाथ पैर गर्म हो जाते और हर वक्त भागने का मन किया करता था। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऑफिस का काम है, तुम जाओ। मैं थोड़ा काम। हड़बड़ा क्यों रहे हो? कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? नहीं कुछ भी नहीं। दिखाओ मुझे और इस पेटी में क्या है? अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना इस बुखार से बचने की, मगर क्या करूं? मेरे साथ काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार निकाल रही, कहते कि जिस दिन साथ वर्कलोड कम रहेगा सिर्फ उसे ही निकाला जाएगा। तो ऐसे में मुझे अपने छोटे में पत्रों की संख्या बढ़ानी थी। जितने मिलते ठीक है, बाकी दूसरे इलाकों से उठा लाता हूं ताकि मेरा वर्कलोड तो बना रहे। कब से कर रहे हो तुम ये सब? ये कोई 10-15 दिनों से ऐसे रोजाना मिलाकर मेरे पास 30 पत्र होते हैं। जहाँ तक मेरी क्षमता जाती है वहां तक पहुंचाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो मेरे साथ वापस ही आ जाते हैं। छुपा देता हूँ। देखो, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी नौकरी बच जाए और मेरा वर्कलोड बढ़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या बोले जा रहे हो? होश भी है तुम्हें? ये दिन कब साल में बदल जाएंगे और एक गिनती के साथ कब अनगिनत हो जाएंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कई बार एक जरूरत को पूरा करने के लिए हम बातों के मूल्य को भूल जाते हैं। हम संकट के वक्त से तो जिंदा रहना चाहते हैं। मेरे लिए जिंदा रहने से जरूरी आशा तुम्हारे सपने हैं, वो सपने जो हमने साथ में देखे और हमारे बेटे का भविष्य। अगर इन खतों की चोरी से मेरी नौकरी बच सकती है तो ये चोरी में करने को तैयार हूं। लेकिन ये गलत है। ऐसा करके तुम कितने लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? देखो आशा, मैं तुमसे वादा करता हूँ एक दिन मैं खतों को उसकी सही जगह पहुंचा दूंगा। हाँ, तब तक तो वो लोग तुम्हारा इंतजार ही करते रहेंगे ना। अरे हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। ठंडे दिमाग से सोचो कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता। तुम समझ नहीं रहे हो। जिस कर्ज को चुकाने के लिए तुम ये कदम उठा रहे हो, उन कागजों का बोझ अब एक दिन कचोटेगा। देखो आशा, मेरा यकीन करो, एक दिन मैं खतों को उनकी सही जगह पहुंचा दूंगा। भाई ठीक है, समझ गई हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी महत्वाकांक्षा इस बात की वजह है, तो मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता? वो दूसरा रास्ता क्या है? आशा, आशा। तो दूसरा रास्ता हमारी जिंदगी। अच्छा, तुमने गलत नहीं कहा कि अगर सही समय पर एक खत उन लोगों को नहीं मिले तो इसके मायने बदल जाएंगे। और वह वही रिटायरमेंट के बाद जब मैं इन खतों को उनकी सही जगह देने गया तो उनका यथार्थ इसे मानने से इनकार कर रहा था। कई बार सिर्फ एक जवाब आपकी जिंदगी बदल देता। मैं उन घरों के बाहर से लौट गया जहां एक खत देना था, और अब हर रोज अपने प्रायश्चित के लिए आशा के सामने इन खतों को पढ़ लेता हूं। इस बात का मुझे दुख तो होता ही, हमेशा होता रहे, पर ये मेरी गलतियों का पश्चाताप भी तो। पहले मैं सोचा करता था कि भाग्य किसी खत से नहीं बदलता, लेकिन मैं गलत था। मैं गलत हूं। आशा, अरे सुन रही हो? 2 बज गए हैं, अब पढ़ने का वक्त हो गया है। बैठो बैठो।
बार मेरी पसंद का लिखो। तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी कॉलेज। नहीं, मैं अपनी जिंदगी का पहले ही आधा भाग सरकार को दे चुका हूँ। अब और कुछ नया देखते हैं। हाँ, ये कुछ लगता है। ये है 28 नवंबर 2003, मजनू का टीला, मुखर्जी नगर, दिल्ली। इसको पढ़ते हैं। हाँ, ये जाएगा साहित्य कृपा कॉलोनी, इंदौर। इसको पढ़ते हैं। हाँ, लिखा है अभिजीत भैया। अभिजीत भैया नमस्ते। आज बहुत दिनों बाद आपको खत लिख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। मैं जानती हूँ मेरे खत आपको कितने पसंद आते हैं। इस साल के एग्जाम्स हो गए हैं। पिछली बार के मुकाबले प्रश्न कुछ कठिन आए थे, पर जैसे तैसे लिख कर आई हूँ। अब ये तो हो गई मेरी पढ़ाई की बातें। मेरे हालचाल कुछ इस प्रकार हैं कि पिछली बार जब आपका खत मिला था, आपने कहा था खाली वक्त में कुछ ऐसा काम करो जिससे मन भी लग जाए और दिमाग भी शांत रहे। तो मैंने कविताएं पढ़ना शुरू किया है। आपका ये वाला भी आइडिया इतना ही सक्सेसफुल रहा जितने बाकी सारे होते हैं। और हर बार की तरह ये चीज मैंने अपने सभी दोस्तों को भी करने पड़ी। अब हर शनिवार मेरे सभी दोस्त कविता समारोह करते हैं। आपको तो हमारे मुखर्जी नगर के हालात पता ही हैं। इस डब्बे में जो डालो सब अपनाने को तैयार रहते हैं। अरे हाँ, आपको मेरा वो दोस्त याद है, संतोष? वो अपने घर भोपाल वापस जा रहा है। उसके साथ कुछ किताबें भिजवा रही हूँ, वक्त मिले तो ले लेना। कितनी अजीब बात है ना भैया। संतोष 2 सालों में ही थक गया और घर लौट रहा है। कहता है थक गया हूँ इस दौड़ने से। हर कोई एक ही मंजिल के पीछे दौड़े जा रहा है, जिसका मिलना दिन में तारे देखने जैसा है। उसकी बातें सुनती हूँ तो लगता है किसी बड़े कवि से बात कर रही हूँ। उसकी परेशान आंखें, गंभीर चेहरे के सामने मुझे अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। उसने मुझे एक कविता की किताब दी है, इन दिनों उसी को पढ़ रही हूँ। उसमें एक कविता है जो पूरी तो मुझे याद नहीं, पर संतोष जब सुनाता है बहुत अच्छी लगती है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, मगर हताशा को जानता था। इसलिए मैं उसके पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़कर वो व्यक्ति खड़ा हुआ। वो मुझे नहीं जानता था, मगर मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर साथ चलने को जानते थे। संतोष जब भी इस कविता को सुनाता है ना, मुझे लगता है काश वो व्यक्ति मैं होती। संतोष का हाथ थामती और उसे साथ चलने के लिए कहती। ड्रॉप लेना आसान नहीं है। ये कॉपी के उन बीच के पन्नों की तरह होता है जहां से कॉपी आधी आधी हो जाती है। आधी जिंदगी दाएं तरफ और आधी बाएं तरफ। बिल्कुल बीच में हम होते हैं। कितनी समझदारी की बातें कर रही हूँ ना, यही सोच रहे हो ना आप? मगर भैया इन 2 सालों के ड्रॉप ने मुझे यही दिया है, चीजों के प्रति गहरी समझ और जीवन के इन कोरे पन्नों को कैसे रखें। मुझे लगता है आप संतोष को रोक सकते हो। पिछली साल जब मैं भी फेल हुई, मुझे आपने ही तो हिम्मत बांधी थी और कहा था जिसका भाग्य सोया होता है ना, वही भाग्य विधाता कहलाता है। मुझे तो आप मिल गए जो हाथ पीठ पर रखकर हिम्मत बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पीठ ठुकवाने के लिए पैर दबाने पड़ते हैं। संतोष तो बेचारा घर लौट रहा है, लेकिन यहाँ न जाने कितने संतोष हैं जो कभी घर नहीं चाहिए, अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारेंगे। कुछ तो ऐसे भी हैं जो यहीं किसी रूम में पंखे का सहारा लेकर लटक गए।
यहाँ ऐसे शब्द बड़े आम हैं भैया। ये वो लोग होते हैं जो टेस्ट के डर से कॉपी वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। इस साल भी एंट्रेंस नहीं निकली तो एक और ड्रॉप लेने का सोच रही हूँ। लेकिन जब भी इस विचार को सोचती हूँ एक बड़ा प्रश्न सामने आता है कि मैं भी थक गई और घर आने का मन हुआ तब। ड्रॉप में ठहराव तो सिखाती है भैया, लेकिन वही लटका भी देती है। फिलहाल मुझे इन बातों को सोचने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप मेरे साथ हो। अब और लिखने का मन नहीं है। आपके खत का इंतजार रहेगा जिसमें आप मुझे बताएंगे कि इन विचारों से कैसे लड़ा जाए। मम्मी पापा से कहना उनकी रितिका कामयाब होकर ही लौटेगी। आपकी छोटी बहन रितिका। इस पत्र की तरह हमारी जिंदगी पर भी उसी ड्रॉप की तरह असर जहाँ मैं अकेला खड़ा सुख की तलाश में ठहरा हुआ था। ठीक रितिका की तरह व्यवहारिक बातें और संबंधों की इज्जत करने वाला हमारा भी एक लड़का था, अमन। अमन को बचपन से ही मां से बड़ा प्रेम था। पिता तो अपनी पोस्ट मास्टर की नौकरी को बचाने के लिए कभी उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते थे। मैं भी अपने पिता की तरह उससे सिर्फ उतनी ही बातें कर पाता था जितनी की आवश्यकता होती। इस बात का मुझे हमेशा दुख होता था। कोई पिता अपने बेटे की खूबी जानकर उसे और ज्यादा स्नेह करने लगता है, लेकिन मुझे तो कभी उतना भी वक्त नहीं मिला। दरअसल मैं अमन को समाज में पानी की तरह देखना चाहता था, न सरल और आने वाले समय के लिए विशेष। इसमें इतना ही चाहता था। लेकिन जब से आशा मेरे जीवन में आई थी, मेरे जीवन में कुछ भी सरल और स्वाभाविक होना असंभव ही हो गया। लिहाजा आशा ने मां का दायित्व छोड़कर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तलवार के साथ मुझे परिवार को बेहतर जिंदगी देने की ड्यूटी पर तैनात कर दिया और खुद बन गई अमन के जीवन की रचयिता। वो अमन के जीवन को उस महानता तक गढ़ना चाहती थी जहां उसका जीवन एक अलग ही ऊंचाई पर, और ऐसा करने में वो सफल भी हुई। उसने उसके लिए कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज और बीमा करवा ली, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन सच्चाई इससे एकदम उलट निकली। जिसे हम खुशी मान रहे थे वो हमारी होकर भी हमारी ना हो सकी। एक दिन अमन हमें छोड़कर चला गया। तुमने बिट्टू की आप पता किया कि? हाँ? बिट्टू की आप फोन लगाए? नहीं। मैं लगाता हूँ। हेलो बेटा, अमन आया था क्या तुम्हारे यहाँ? अच्छा, आज तो बेटा याद से फोन लगाना। हाँ ठीक ठीक। बिट्टू क्या स्कूल में पता किया तुमने? हाँ, मैंने सुबह से हर उस जगह पता किया जहाँ से वो आता था, लेकिन फिर भी अमन कहीं नहीं मिल रहा है। हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं हम, तुम ही बताओ। समझ रही हो ना, हमारा लड़का सुबह से घर में क्या है और तुम होगी कोई चिंता ही नहीं तुम्हें। चिंता तो मैं भी कर रही हूँ ना, पर क्या आशा? तुमने पता कि तुमने उसे उन सारी जगह ढूंढा जहां से वो आता था। पर मेरी जानकारी में तो अमन को लेने और छोड़ने बस आती थी। आशा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो। आशा क्या बात है, बताओ मुझे। मैंने कहा ना। आशा, सच सुनना चाहता हूं मैं। गजपाल जी, सच आपकी बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? वो मेरा ही बेटा है और तुमने उसे केवल जन्म दिया है, लेकिन मैं उसे एक जीवन देना चाहती हूँ। सुना तुमने? मैं अमन को एक बेहतर जीवन देना चाहती हूँ, जो कि तुम उसे कभी नहीं दे सकते। कहना क्या चाहती हो तुम? अब से हमारे लिए अमन नहीं। आशा! गजपाल जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह का जीवन हमने जिया है, वैसा जीवन हम अमन को नहीं दे सकते। और तुम्हें क्या लगता है, जिंदगी केवल कपड़े पहनना और 2 वक्त की रोटी होता है? नहीं गजपाल जी, समय के साथ करवट बदलने के लिए और अमन को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए हमें इस वक्त जिस चीज की जरूरत है
बोर्डिंग भेज दिया है, जिसके लिए एक छोटा सा झूठ कहा है हमने बस। अच्छा, कैसा झूठ? देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अमन के माता पिता होने के नाते हम उसके भविष्य के लिए एक छोटा सा झूठ तो बोल ही सकते हैं ना। तुम तो जानते ही हो, उसके नाम से काफी सारी इंश्योरेंस और पॉलिसीज मैंने पहले ही बनवा ली। अब जब इंश्योरेंस वालों में से कोई आएगा या जब पुलिस जांच करने आएगी, तो हमें उससे सिर्फ इतना कहना है कि अमन गुम हो गया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अभी भी लापता है। तुम्हारे जैसी माँ मैंने आज तक नहीं देखी। आने दो पुलिस वालों को, मैं उनको सब कुछ सच बता दूंगा कि तुमने अपने बच्चे को छुपा दिया। हाँ, तो क्या उसे भी ऐसा ही जीवन देना चाहते हो तुम? किसी जिंदगी ऐसा जीवन अगर इतनी तकलीफ थी तो क्यों की तुमने मुझसे शादी? हाँ, हो गई मुझसे गलती कि मैंने तुमसे शादी कर ली। और उसके लिए पूरे परिवार के साथ खेल रही हो। खेल नहीं रही हूँ, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए कर रही हूँ मैं ये सब। और वैसे भी तुम क्या जानोगे कि बेहतर भविष्य, बेहतर जिंदगी होती क्या है? मुझे जानना है और ना ही मुझे जानने की जरूरत है। मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास, उनको सब कुछ सच बता दूंगा कि तुमने अपने बच्चे को छुपा दिया। रुक जाइए कशवाल जी, अगर आपने ऐसा किया तो मैं भी पुलिस को सबको सच बता दूंगी कि आपने खतों की चोरी की है। एक रोज अमन आएगा, इन सवालों के जवाब ढूंढते हो हमारे पास। उस समय हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। तब तक अमन के लिए हकीकत ही बदल जाएगी, क्योंकि अब वो हमारे पास कभी वापस नहीं लौटेगा। इतिहास ने हमें सिखाया है कि माँ बेटे से बड़ी होती है, जो कि कई हद तक सत्य भी है। लेकिन मेरी दृष्टि और मेरा अनुभव कहता है कि बेटा बड़ा, माँ छोटी है। क्योंकि जब बेटा पैदा होता है तब सिर्फ बेटा ही पैदा नहीं होता, माँ भी पैदा होती है। क्योंकि जब स्त्री माँ होती है तभी बेटा होने के बाद ही वो स्त्री माँ कहलाती है। और अगर बेटा मर जाए तो भी वो स्त्री माँ नहीं रहती, उसे माँ होने की संज्ञा बेटा होने के कारण ही मिलती है। और मुझे लगता है कि आशा के लिए बात सच साबित होती है। वो एक अच्छी माँ थी या नहीं पता नहीं, लेकिन उसे कोई तो दुख था जो उसे अंदर से लगातार खोखला कर रहा था। शायद मेरी बिगड़ती आर्थिक स्थिति या मेरे हाथों की चोरी, यही कारण तो नहीं था उसका मुझसे दूर चले जाने का। और एक दो बार आशा हार्ट अटैक के कारण मुझे अकेला छोड़कर चली गई, शायद किसी गुलमोहर के नीचे। लेकिन मेरे लिए तुम यही हो आशा, इस घर में, इन सवालों में, इस घर के हर कोने में। जिस इंसान से आप प्रेम करते हैं ना, उसकी गलतियां भी आपको एक समय तक नजर नहीं आती। बस उस थोड़े से समय में आप जिंदगी को बदलने वाले फैसले ले लेते हैं। हाँ, मैं जानता हूं मैं दोषी हूं इन सब गलतियों का, और मैं ही इनका प्रायश्चित करूंगा। कभी कभी मैं अपने विगत पर हंसता हूं, क्या कि किन बातों की लड़ाई लड़ाता हूं। पहले कई सारे झूठ और भ्रम पाल रहा था कि ये आशा तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हम दोनों साथ मिलकर इन खतों को भी सही जगह पर पहुंचाएंगे। आश्चर्य की बात, लाइन अभी तक कटी नहीं। हेलो, हाँ अच्छा तुम हो? हाँ बेटा, सारा सामान बन चुका है, बस मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। अच्छा, अरे नहीं, तुम्हें लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम आखिरी बार इस घर को देखना चाहते हो, लेकिन बेटा अभी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि दोबारा से तुम इन सभी चीजों में अपना समय दो। हाँ, अब बस थोड़ी देर में निकलो।
अच्छा अच्छा ठीक। हाँ वो तो मैंने रख लिए। आखिर रूढ़ी को तो आज तक संभाल कर रखा। हाँ मैं ले आऊँ। रख लिया है मैंने। अच्छा ठीक। हाँ चलो मैं रखता हूँ। आशा, खत पढ़ने का वक्त हो गया। वो इतनी नाराजगी अच्छी नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, आज का खत मेरी पसंद का होगा। हाँ, और तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो ये आशा के लिए खत पढ़ते हैं। ये बड़ा वाला पढ़ते हैं। हाँ, ये कुछ नया लगता है। ये है 106 आयकर विभाग भोपाल। और ये जाएगा 1346/5 पोस्ट ऑफिस कॉलोनी इंदौर। ये तो मेरे घर का पता है। ये यहाँ कैसे? आशा, आशा, मुझे माफ करना, मैं इतने महीनों से तुम्हारे खत का जवाब नहीं दे पाई। बात ऐसी है कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है और संतोष वापस जाने से इनकार कर रहा है। उसे समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो आगे की पढ़ाई के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर मैं उससे क्या करूं, कैसे समझाऊं? आशा, संतोष बहुत समझदार है, लेकिन कुछ महीनों से वो पता नहीं कहाँ खोया रहता है। उसकी आंखें लगातार मुझे घूरती रहती है और वो हर बार मुझसे कई सारे सवाल पूछता है और उन अनगिनत सवालों के कोई जवाब ही नहीं होते मेरे पास। हम उसे बहलाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार यही पूछता है कि क्या वो घर वापस लौट सकता है। और मैं उससे हर बार कह देती हूँ कि यही तुम्हारा घर है और हम ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है और वो यहाँ खुश नहीं है। मैं जानती हूँ आशा, तुमने जो कुछ भी किया अपने अमन के भविष्य के लिए किया, अपने संतोष के भविष्य के लिए किया, लेकिन उसके भविष्य का तो मुझे नहीं पता। उसका यथार्थ उलझा हुआ है। हमारे पास इंश्योरेंस के सारे पैसे पहुंच गए और हम अमन की सारी जरूरतें पूरी करते हैं। और मैं तो हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी कि तुमने एक अनजान को इतनी अच्छी जिंदगी तोहफे में दी। पर जो जिम्मेदारियां तुमने मुझे दी, उसे पूरा करने में मैं सफल रही हूँ। मैंने हर कोशिश की, लेकिन अमन को अपनी पिछली जिंदगी रहने पर याद आती थी। तो हमने उसका नाम बदला, उसकी पढ़ाई बदली, यहाँ तक कि उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर भी भेज दिया। लेकिन एक परिवार का स्नेह देने में असमर्थ रहे। लेकिन एक प्रश्न मैं तुमसे भी पूछना चाहती हूँ, आखिर कैसे सह रही हो तुम ये सब? एक बच्चा अपनी माँ के लिए जीवन में पानी की तरह होता है, जिसके बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, और तुम उसे खुद से दूर करना चाहती हो। इतिहास में तुम जैसी कोई माँ नहीं होगी आशा, क्योंकि तुमने अपने बच्चे से झूठ कहा, अपने पति से झूठ कहा, अपने पति के बिगड़ते हालात को देखकर अपना ही बच्चा खुद से दूर करने के लिए तैयार हो गई। भले ही कितनी ही बड़ी मजबूरी क्यों न रही हो आशा, लेकिन इतना बड़ा कदम आखिर तुमने कैसे उठाया? आखिर कैसे जुटाई इतनी हिम्मत? मैं जानती हूँ मेरी बातें तुम्हें बहुत चुभ रही हैं, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं है। मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि संतोष की हताश हालत के हम सब जिम्मेदार हैं, और यही सच है। मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि अपने अमन को इस छोटी सी उम्र में अपने परिचय से मत भटकाओ।
मुझसे सब कुछ सच बता दो, क्योंकि मुझे लगता है कि अमन इस खोज में अपने वजूद को ही न खो दे। और ये सब देखकर भी तुम्हें दया ना आए तो अमन ने हर हफ्ते तुम्हें खत लिखे। वो बेचारा तो इस उम्मीद में मेरे हाथों में थमाता था कि उसे मैं तुम तक पहुंचा दूंगी, लेकिन तुम्हारे कहने के अनुसार आज तक कोई खत तुम तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज ये सारे खत मैं तुम्हें भेज रही हूँ, पढ़ लो अपने बेटे की हालत, इसमें साफ दिख जाएगी। अक्सर मुझे ऐसा लगता है मैं किसी सीढ़ी के बीच में बैठा हूं, जहां नीचे देखने पर सिर्फ रेत ही रेत है और ऊपर देखना मुझे आकर्षित नहीं करता। कई सारे दुख इस बीच मुझसे मिलते रहते हैं, जिन्हें समेट के एक बीच में बैठा हूं। अब हर दुख से एक संबंध सा महसूस होता है, मैं दोबारा टटोलता हूँ, घाव बन जाता है और मैं वहीं बैठा रहता हूँ। वहाँ बैठे बैठे कई बार उन दिनों के बारे में सोचता हूँ, आपके साथ उस घर में रहता था जहाँ पिताजी अपने बस्ते से कई सारे खत निकालते और मैं उनसे कागज के एरोप्लेन बनाया करता था। आपको याद है एक दिन मैंने कितने सारे कागज के एरोप्लेन बनाकर उन्हें अलमारी में रख दिया था? सबका क्या हुआ माँ? क्या उन्हें अब कोई दूसरा उड़ाता है या फिर वो इस इंतजार में रखे हैं कि मैं एक दिन लौटूंगा और उनकी उड़ान भरूंगा? अगर लौटना चाहता हूँ माँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मुझसे जो भी गलती हुई हो प्लीज मुझे माफ कर दो माँ, मुझे घर बुला लो, मैं घर लौटना चाहता हूँ, मुझे घर बुला लो। बच्चे के जीवन के साथ बेईमानी हुई। मुझे दर्द और दुख होता है कि संतोष आपका मन कहीं उस सीढ़ी पर बैठे बैठे थक गया, तब वो अंधकार की रेत में गिर जाएगा और तब हम चाहकर भी उसे बचा नहीं पाएंगे। अमन को आपकी जरूरत है, आपकी खत का इंतजार नहीं करूंगी क्योंकि इस बार आपको आना ही पड़ेगा। काया, माँ, मैं फिर से अपना बचपन जीना चाहता हूँ आपके साथ। माँ, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। पापा, मेरे एरोप्लेन अभी भी अलमारी में रखी है क्या? मैं पापा आपकी गोद में सोना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कई सालों से सोया नहीं हूँ। अमन, मेरा बेटा, क्या मेरा दोस्त पिंटू मुझे याद करता है? पापा, आशा, एक जिंदगी में कितनी बार झूठ बोलोगी मुझसे? अरे ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसके बिना आप जी नहीं सकते थे? तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने देखो आज ये सब क्या कर दिया, क्या कर दिया। सब सब मेरी गलती, सब मेरी गलती।
कहा था तुमने, कचोट रहा है ये कागज का बोझ मुझे, कचोट रहा है। ये है वो सारे अधूरे कथों का श्राप जिसने मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया। मेरा बच्चा। बस बस, अब बहुत हुआ, अब और नहीं, यही अंत, यही अंत। किसी भी ड्रॉप से कोई पास नहीं होता, केवल फेल होते हैं। अपने पति के बिगड़ते हालात को देखकर अपना ही बच्चा असल जिंदगी में कोई जन्म नहीं होता, केवल टूटा है। अब यहाँ कोई कर नहीं है। गिरा दो, यही अंत है इस नाटक का और मेरी नियति का। यही अंत है। बंद करो। उस रात के बाद मैं इन सारे खतों को लेकर पुलिस के पास अपना गुनाह कबूल करने चला। 2 महीने की कार्रवाई के बाद फैसला लिया गया कि मैं खुद अपनी गलतियों को सुधारूंगा। इन सारे खतों को उनकी सही जगह पहुंचाने और इंश्योरेंस का पैसा चुकाने के बाद मुझे अमन से मिलने का मौका मिल सकता है। अब कोई दुख नहीं, ना ही कोई भ्रम। अब तो सिर्फ एक उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए, और तब तक यही मेरा मध्यंतर है। पापा